तो ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड का, बॉटनी पेपर थर्ड का, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड से सेकंड इंस्ट्रूमेंट का ये टॉपिक है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, जिसे बायोलिस्टिक भी बोला गया है। इस बायोलिस्टिक में एक पिस्टल के जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे गन होती है उसके जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली जो ये काम करता है, जो पिस्टल के जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पिस्टल के जैसे इंस्ट्रूमेंट में नीचे प्लेट लगी हुई होती है जिसमें पार्टिकल्स, जिसमें सेल के कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है। और बिकॉज ऑफ ये पिस्टल के जैसा होता है तो गोल्डन के डीएनए का जो पार्टिकल होता है, डीएनए जो होता है वो गोल्डन से रहता है, क्योंकि हम उसे विदाउट गोल्डन के पार्टिकल से रैप किए डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए डैमेज होने का डर रहता है डीएनए का। इसलिए गोल्डन से उसे अच्छे से कोटेड करके डीएनए को पिस्टल के अंदर रखते हैं, और पिस्टल के अंदर जैसे बम्बार्डमेंट, दैट मीन्स बारिश की तरह पिस्टल से वो डीएनए के पार्टिकल्स सेल के ऊपर गिरते हैं, और सेल के ऊपर गिर के तब सेल वहाँ पे जो डीएनए होता है बाहर का डीएनए मतलब फॉरेजन डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो पेट्री डिश में जाता है, पेट्री डिश में जाके बिकॉज ऑफ बम्बार्डमेंट की तरह बारिश होती है, तो जो वहाँ का सेल है उस सेल के साथ इंटरेक्टेड करता है और पेनिट्रेट करता है सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, देन न्यूक्लियस में जाता है पोर के थ्रू, और वहाँ के जो सेल का क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, उसके साथ बाइंड अप करता है। एक बार पहले मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये है पिस्टल के जैसा, मैंने इसलिए स्ट्रक्चर बोला है। आप फर्स्ट में जहाँ पे लिखा हुआ है रप्चर डिस्क से ऊपर जो नली के जैसी स्ट्रक्चर है, ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर, ये ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर पिस्टल जैसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही ये पिस्टल जैसी स्ट्रक्चर प्रेशर डालती है रप्चर डिस्क के ऊपर, रप्चर डिस्क ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद जहाँ पे मैक्रो कैरियर है, यहाँ पे मैक्रो कैरियर्स कुछ प्रेजेंट है, नीचे वेक्टर डीएनए कोटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि माइक्रो कैरियर उन्हें बोला गया है, माइक्रो कैरियर बिकॉज ऑफ डीएनए कोटेड पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो रप्चर डिस्क तब ब्रेक होगी जब इस ट्यूब से प्रेशर पड़ेगा। जैसे ही ट्यूब से प्रेशर आएगा तो रप्चर डिस्क ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद जो एक उस माइक्रो और मैक्रो कैरियर के पास एक प्लेट लगी हुई है, जिस प्लेट के ऊपर डीएनए के पार्टिकल्स, डीएनए के गोल्डन पार्टिकल्स ऐड हैं, वो डीएनए के गोल्डन पार्टिकल्स पुशअप करेंगे नीचे की तरफ, उस पे प्रेशर जाएगा, और प्रेशर जाके थर्ड नंबर की रप्चर डिस्क के बाद जो थर्ड नंबर की प्लेट आएगी, स्टॉपिंग प्लेट पर आकर वो प्लेट रुक जाएगी। बिकॉज ऑफ प्रेशर गया है, बिकॉज ऑफ उस प्लेट के ऊपर मैक्रो और माइक्रो कैरियर्स प्रेजेंट हैं, तो मैक्रो कैरियर जो बड़े वाले कैरियर्स हैं वो तो वहीं पे रुक जाएंगे, जबकि जो माइक्रो कैरियर्स होंगे, जो डीएनए के स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वो सेल के ऊपर जहाँ पे प्लांट मटेरियल लिखा हुआ है, इस प्लांट मटेरियल के ऊपर आके, जैसे थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो बम्बार्डमेंट की तरह, एक बारिश की तरह वो वहाँ पे गिरने शुरू हो जाएंगे सेल के ऊपर, और फोर्थ सेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो इंटरेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, सो माइक्रो कैरियर इंसर्टेड इनटू अ एपरेटस। माइक्रो कैरियर्स को हम एपरेटस में इंसर्ट करते हैं, एंड रप्चर डिस्क बस्ट, मैक्रो कैरियर मूव डाउन। रप्चर डिस्क जैसे ही बस्ट होनी शुरू हो जाती है, फटनी शुरू हो जाती है, वैसे ही प्रेशर्स के थ्रू जो माइक्रो कैरियर जिसके पास प्रेजेंट होते हैं, जिस प्लेट पर माइक्रो कैरियर मतलब डीएनए, गोल्डन डीएनए पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेशर से सेल के ऊपर बारिश की तरह गिरते हैं, और उसके साथ वो इंटरेक्ट कर जाते हैं। Particle or microprojectile bombardment is the most effective method for gene transfer and creation of genetic plants. जो पार्टिकल या माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट है, ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जीन ट्रांसफर के लिए या जेनेटिक प्लांट को क्रिएट करने के लिए, जेनेटिक प्लांट को क्रिएट करने के लिए। दिस मेथड इज वर्सेटाइल ड्यू टू द फैक्ट दैट इट कैन सक्सेसफुली यूज डीएनए ट्रांसफर इन मैमेलियन सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेथड सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है, सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज़ है, इस वाले मेथड का जो यूज़ है, मैमेलियन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी इजीली यूज होता है, उसमें डीएनए का ट्रांसफर इजीली हम कर सकते हैं। Microprojectile bombardment mission was initially named as biolistic
बाय इज इन्वर्टर सैनफोर्ड। सैनफोर्ड ने माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड के बारे में बताया, और जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड के बारे में बताया था सैनफोर्ड ने 1988 में, उसका नाम उसने बायोलिस्टिक रखा। ठीक है, तो बायोलिस्टिक नेम किसने दिया? सैनफोर्ड ने। कौन सी ईयर में दिया? 1988 में। सो बायोलिस्टिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड बैलिस्टिक्स। जो बायोलिस्टिक्स होते हैं उसमें बायोलॉजिकल और बैलिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट का और बायोलॉजिकल के जो पार्ट्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है बायोलिस्टिक्स में। जो ये मेथड है इसमें ये कॉम्बिनेशन है बायोलॉजिकल एंड बैलिस्टिक्स का। देन देयर आर सम नेम ऑफ टेक्निक्स। जो पार्टिकल बम्बार्डमेंट है इसके टेक्निक्स का और भी नेम है, लाइक दैट जो अदर नेम है इसका, जैसे कि पार्टिकल गन, जीन गन, बायोब्लास्टर, इसके ये नेम है अलग अलग, पार्टिकल गन, जीन गन, बायोब्लास्टर। A diagrammatic representation of microprojectile bombardment system for the transfer of gene in plant, it is depicted in this figure. आप देख पा रहे हो इसमें, इस फिगर में शो हो रहा है ये इजीली। तो पार्टिकल बम्बार्डमेंट का दैट मीन्स पार्टिकल गन, जीन गन या बायोब्लास्टर या बायोलिस्टिक इसका नाम है। जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल होते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल मतलब माइक्रो कैरियर। माइक्रो कैरियर मतलब गोल्ड के पार्टिकल्स, गोल्ड का कोट रहता है डीएनए के ऊपर। जो डीएनए का पार्टिकल होता है उसके ऊपर गोल्ड का कोट रहता है। दीज आर माइक्रो कैरियर या माइक्रो प्रोजेक्टाइल। द टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल कोटेड विद डीएनए आर carried by micro carrier, macro carrier। माइक्रो कैरियर मैक्रो कैरियर के थ्रू होल्ड अप रहते हैं। दैट मीन्स माइक्रो प्रोजेक्टाइल, जो मैक्रो प्रोजेक्टाइल होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो डीएनए के छोटे पार्टिकल को होल्ड करके रखते हैं। These macrocarrier are inserted into apparatus and push down, rupturing the disc। मैक्रोकैरियर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जो मैक्रोकैरियर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है बिकॉज ये मैक्रोकैरियर डिस्क को रप्चर करने का काम करते हैं। पहले वाली जो रप्चर डिस्क की थी, जब वो रप्चर डिस्क जब ब्रेक हुई तो जो ट्यूब है, ट्यूब के प्रेशर से ब्रेक हुई, उसके बाद उसने मैक्रो प्रोजेक्टाइल के ऊपर प्रेशर दिया, फिर मैक्रो प्रोजेक्टाइल ने जो स्टॉपिंग प्लेट है उसे पुश किया, उसे ब्रेक किया, जिससे माइक्रो कैरियर या माइक्रो प्रोजेक्टाइल सेल के ऊपर जाकर बम्बार्डमेंट की तरफ फैल गए। द स्टॉपिंग प्लेट डज नॉट परमिट द मूवमेंट ऑफ मैक्रो कैरियर। स्टॉपिंग प्लेट मैक्रो कैरियर को सेल में नहीं जाने देती, वो उसे वहीं पर होल्ड करे रखती है। ठीक है, केवल और केवल माइक्रो कैरियर यानी कि जो डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं, डीएनए के गोल्ड कोटेड डीएनए के जो पार्टिकल होते हैं वो ही सेल के ऊपर जाते हैं। Here the DNA segment are released with enter the plant cell and integrated with the genome, और जीनोम के साथ वो इंटीग्रेट करते हैं। Primary explant which can be subjected to bombardment that are subsequently induced by become embryogenic and regenerate। जो प्राइमरी एक्सप्लांट होता है जो हम बम्बार्डमेंट टेक्निक के लिए यूज करते हैं, या उससे एम्ब्रियोजेनिक हो सकता है, एम्ब्रियोजेनिक के थ्रू हम न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं, या उसे हम रीजेनरेट कर सकते हैं। Embryonic tissues that can be bombardment in culture are then allowed to proliferate and regenerate easily। जो एक्सप्लांट होता है, जब हम उसके ऊपर न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अप्लाई करते हैं और बम्बार्डमेंट के थ्रू हम कल्चर में उसे ग्रो कराते हैं, तो वो आसानी से रीजेनरेट कर जाता है। In order to protect plant tissue from being damaged by bombardment, culture are maintained on high osmotic media or subjected to limited plasmolysis। Sometime ऐसा होता है कि जब प्लांट टिश्यू के बिहाफ पर जो बम्बार्डमेंट टेक्निक होती है, समटाइम वो जो प्लांट है, प्लांट की सेल को डैमेज कर देती है,
लिटिल अमाउंट में प्लांट की सेल को डैमेज कर देती है, और डैमेज करने का जो कारण होता है या तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, या फिर हाई ऑस्मोटिक मीडिया के थ्रू वो जो प्लांट सेल होती है वो लिटिल बिट डैमेज हो जाती है। It is believed based on the gene transfer in rice by BioListic. BioListic का जो यूज है राइस में यूज हुआ है, राइस में जीन ट्रांसफर इजीली किया गया है, क्योंकि गोल्डन राइस आप लोगों ने पढ़ा होगा, गोल्डन राइस BioListic के थ्रू ही ट्रांसफर किया गया है। दैट इज द जीन ट्रांसफर इन पार्टिकल बम्बार्डमेंट इज अ 2 स्टेज प्रोसेस। ये 2 स्टेज में डिवाइड होता है इस प्रोसेस में। सबसे पहले इन द प्री इंटीग्रेशन फेज, पहली स्टेज होती है प्री इंटीग्रेशन फेज, और दूसरी फेज होती है इंटीग्रेटिव फेज। पहली फेज होती है प्री इंटीग्रेशन फेज, दूसरी फेज होती है इंटीग्रेटिव फेज। जो प्री इंटीग्रेशन फेज होती है उसमें वेक्टर डीएनए के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्प्लाइस्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ टूट जाते हैं। प्री इंटीग्रेटेड फेज में वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्प्लाइस्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दिस रिजल्ट इन फ्रेगमेंट कैरी मल्टीपल जीन कॉपीज। इससे ये होता है कि जीन के मतलब जो फ्रेगमेंट है उसमें मल्टीपल जीन की कॉपीज बननी शुरू हो जाती हैं। जो फ्रेगमेंट होते हैं उसके पास मल्टीपल जीन की कॉपीज प्रेजेंट होती हैं प्री इंटीग्रेशन फेज में। दूसरा जो इंटीग्रेटिव फेज होती है, इंटीग्रेटिव फेज जो आइडेंटिफाई की जाती है इंसर्शन ऑफ जीन कॉपीज इनटू होस्ट प्लांट जीनोम। जो जीन की कॉपीज है, जीन की कॉपीज को होस्ट प्लांट जीनोम के में ट्रांसफर अगर हो चुका है तो उसके थ्रू करेक्टराइज की जाएगी, आइडेंटिफाई की जाएगी। तो जो बम्बार्डमेंट टेक्निक है यानी कि बायोलिस्टिक टेक्निक है, ये 2 प्रोसेस प्ले करती है, एक तो प्री इंटीग्रेशन फेज और दूसरा इंटीग्रेटिव फेज। इंटीग्रेटिव फेज facilitate further transient integration which may occur at the same point or point close to it. फर्दर जो इंटीग्रेटिव फेज होती है फर्दर ट्रांजीन का इंटीग्रेशन करती है, दोबारा से मतलब जीन ट्रांसफर करती है जो सेम पॉइंट के या तो सेम पॉइंट के जैसे होती है या फिर क्लोज टू सेम पॉइंट होती है। At the net result, the particle bombardment is frequently associated with high copy number of single locus. That means जब बारिश की तरह डीएनए के पार्टिकल्स सेल के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सिंगल लोकस यानी कि जहाँ लोकेशन जो जीन की लोकेशन है वहां पे जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक जीन एक ही टाइम पे एक ही सेल के ऊपर एक ही जगह पे गिरेगा, वो तो ज्यादा भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ऊपर से पार्टिकल्स गिर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉपीज भी ज्यादा हो सकती हैं। तो इस सिचुएशन में दिस टाइप सिंगल लोकस में भी बेनिफिशियल और रीजनरेशन ऑफ प्लांट। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है या प्लांट का रीजनरेशन इजीली हो सकता है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है इस टेक्निक के थ्रू जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो टाइमेरिक सिचुएशन आ जाती है। दैट मीन्स प्लांट का एक पार्ट कोई कुछ दूसरा बनता है, दूसरा पार्ट दूसरा बनता है, अगर कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअसली रहा तो। पार्टिकल बम्बार्डमेंट टेक्निक्स को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया था 1987 में। इस टेक्निक के बारे में बताया गया। इस टेक्निक का यूज बहुत से सीरियल्स यानी कि राइस, व्हीट, मेज के ऊपर किया गया। इनफैक्ट फर्स्ट कॉमर्शियल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे कि मेज कंटेनिंग बीटी टॉक्सिन जीन वर डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। मेज कंटेनिंग बीटी टॉक्सिन जीन भी इसी अप्रोच के थ्रू डेवलप हुई। ये लिस्ट है, इस लिस्ट में एक तरफ प्लांट है, एक तरफ सेल्स सोर्सेज हैं। राइस में एम्ब्रियोनिक सेल लेते हैं हम, एमेच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो लेते हैं। व्हीट का एमेच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो लेते हैं जिसका हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट टेक्निक प्ले करते हैं। कोई भी 5 प्लांट ले लेना और 5 प्लांट का उसका कौन सा पार्ट लेते हैं सेल सोर्स का वो राइट डाउन कर लेना, बस सफिशिएंट है। Several attempts are made to study the various factors and optimize the system of particle bombardment for the most efficient use. जो particle bombardment होती है because of इसे हम सीरियल्स के यूज के लिए यूज कर रहे हैं, पल्सेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नहीं सीरियल्स के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए इसका ज्यादा यूज है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इसके थ्रू डिस्क्राइब किए जाते हैं।
इसमें बिकॉज हमने गोल्ड यूज किया है, गोल्ड के साथ साथ हम इसमें टंगस्टन भी यूज कर सकते हैं डीएनए को कोड करने के लिए, प्लेटिनियम भी यूज कर सकते हैं डीएनए को कोड करने के लिए. These particles are relatively high mass, will have better chance to move fast when bombardment and penetrate the tissues. Because of ये बारिश की तरह सेल के ऊपर गिरते हैं, इसलिए इसमें जो स्पीड होती है डीएनए की वो तेजी से प्लांट के अंदर जाती है और जाकर पेनिट्रेट करती है. जबकि इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक जो थी, इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक में जो डीएनए की स्पीड होती है सेल के अंदर जाने की वो बहुत कम थी. टारगेट सेल यानी कि जो प्लांट सेल है, जिस प्लांट सेल के ऊपर हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट के थ्रू गोल्ड पार्टिकल का इंसर्शन कर रहे हैं. टारगेट सेल दैट आर कैपेबल टू अंडरगोइंग डिवीजन आर सुटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. टारगेट सेल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सुटेबल होती है. ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लो होता है. बहुत ज्यादा लो कब होगा? जब डीएनए बहुत कम मात्रा में यूज होता है. अगर डीएनए कम मात्रा में यूज होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी कम होगा. लेकिन अगर डीएनए ज्यादा मात्रा में यूज होगा तो रीअरेंजमेंट जो होगा ट्रांजीन का वो हाई होगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी ज्यादा होगा. इसलिए जो डीएनए की क्वांटिटी होती है वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए, ना तो वो कम होनी चाहिए ना ही वो ज्यादा होनी चाहिए. Recently, some workers have started using the chemical aminosiloxane. Aminosiloxane. Aminosiloxane एक केमिकल है जिसके थ्रू माइक्रो पार्टिकल को अगर इसके थ्रू कोट कर देते हैं तो जो डीएनए की एफिशिएंसी होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन की वो ज्यादा होती है. एनवायरमेंट भी इफेक्ट करता है जब हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट के थ्रू जब हम इस प्रोसेस को प्ले करते हैं. तो मैनी एनवायरमेंटल वेरिएबल आर नोन टू इन्फ्लुएंस पार्टिकल बम्बार्डमेंट. दीज फैक्टर्स लाइक दैट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड. बिकॉज ऑफ मेंटेन अगर रहेगा बैलेंस तभी डीएनए का भी खराब होने का खतरा रहता है, क्योंकि अगर सही टेम्परेचर होगा तभी ये प्रोसेस सही तरीके से हो पाएगा, सेल भी सही तरीके से सर्वाइव कर पाएगी. तो जो फिजियोलॉजी होती है प्लांट की वो भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजी है प्लांट की, अपने आप को सही तरीके से वो एनवायरमेंट के थ्रू एडजस्ट कर पाता है, तभी वो इजीली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कैरी कर पाएगा. बेसिकली जो पार्टिकल बम्बार्डमेंट के लिए जो एपरेटस यूज हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है PDS 1000 HC. PDS 1000 HC आज की डेट में सबसे ज्यादा यूजफुल है. There are some advantages and disadvantages of this method. Advantage like that gene transfer can be efficiently done in organized tissues. That means जो जीन ट्रांसफर होता है इस प्लांट सेल के अंदर वो एफिशिएंसी पावर को बढ़ाता है, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज करता है. डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट कैन बी यूज टू डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट. जो डिफरेंट स्पीसीज होती हैं प्लांट की, उनके थ्रू हम ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप कर सकते हैं. लिमिटेशंस ऑफ पार्टिकल बम्बार्डमेंट. जो लिमिटेशंस होती हैं इसकी लाइक दैट इट इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन टू प्रोडक्शन हाई ट्रांसजेनिक क्रॉप नंबर. दे मे रिजल्ट इन इनस्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजीन एक्सप्रेशन ड्यू टू जीन स्लाइसिंग. जीन स्लाइसिंग की वजह से, क्योंकि बिकॉज ऑफ ज्यादा हाई नंबर में जीन वहां पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि प्लांट जब ट्रांसफॉर्म तो कर जाता है लेकिन स्टेबिलिटी की बजाय उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इससे नहीं हो पाता ट्रांसफॉर्मेशन इजीली.
The target tissue may often get damaged due to lack of control bombardment velocity. समटाइम क्या होता है कि एक इसमें प्रोसेस फिट रहता है कि इतने डीएनए के पार्टिकल्स को हमें प्लांट के ऊपर एज अ बम्बार्डमेंट अप्लाई करना है, बिकॉज ऑफ उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस वजह से डीएनए का मटेरियल जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता या फिर ज़्यादा चला जाता है। उसके बिहाफ पर जो सेल होती है, प्लांट सेल होती है, वो डैमेज हो जाती है। समटाइम काइमेरिक प्लांट भी रीजनरेट हो जाते हैं। अनम्यूट। नेक्स्ट टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट फिजिकल मेथड है जिसमें इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल इंसर्शन ऑफ द डिजायरेबल डीएनए इनटू द टारगेट सेल। इलेक्ट्रोपोरेशन और जो पार्टिकल बम्बार्डमेंट थे, पार्टिकल बम्बार्डमेंट में गोल्ड के पार्टिकल से उसे रैप करके रखा गया था और इलेक्ट्रोपोरेशन में सेल को बफर सॉल्यूशन में रख के तब किया गया था। लेकिन माइक्रो इंजेक्शन में डीएनए के मॉलिक्यूल को डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है टारगेट सेल में। द टारगेट सेल में बी वन आइडेंटिफाई फ्रॉम इंटेक्ट सेल, प्रोटोप्लास्ट सेल, एम्ब्रियो, मेरिस्टेम्स एटसेट्रा। टारगेट सेल यानी कि वो सेल जिसके अंदर हमें डीएनए का ट्रांसफर करना है, वो सेल या तो कंप्लीट सेल हो सकती है या प्रोटोप्लास्ट हो सकता है या कैलस हो सकता है या एम्ब्रियो हो सकता है या फिर मेरिस्टेम हो सकता है। माइक्रो इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम। बेसिकली जो माइक्रो प्रोजेक्शन का यूज होता है, माइक्रो इंजेक्शन का यूज सेलुलर ऑर्गेनेल्स में जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है और क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस लाने के लिए यूज होता है। इस टेक्निक में माइक्रो इंजेक्शन की टेक्निक्स में जीन जो ट्रांसफर होते हैं माइक्रो पेप्टाइड के थ्रू, वो माइक्रो पेप्टाइड 0.1 से लेकर 10.0 pm टिप तक होती है। माइक्रो इंजेक्शन में जो इंजेक्शन की जैसा टिप होता है आगे का, उसे साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल या प्रोटोप्लास्ट या एम्ब्रियो या मेरिस्टेम या इंटेक्ट सेल में इंजेक्ट किया जाता है। जब जीन ट्रांसफर मेथड कंप्लीट हो जाता है तो जो रेसिपिएंट सेल होती है वो अगर एग्रोज मीडियम के अंदर उसे हम रख देते हैं और एग्रोज मीडियम के अंदर होल्डिंग पेप्टाइड से हेल्ड मतलब बंधी हुई रहती है। ये है माइक्रो इंजेक्शन। ये सेल है आपकी जो सेंटर में दिखाई दे रही है। ऑयल सेकंड एंड होल्डिंग पेप्टाइड इसे होल्ड करके रखता है। जैसे ही ये डायरेक्ट ये इंजेक्शन पेप्टाइड है, ये प्रेशर ऑयल है। प्रेशर ऑयल से जब प्रेशर डाला जाएगा डीएनए पर तो डीएनए के पार्टिकल्स सेल को रप्चर करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करके अंदर एंटर करते हैं और सेल के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। जैसे ही इंटीग्रेट होते हैं तो ये होल्डिंग पेप्टाइड इसी के साथ सेल के साथ ही एग्रोज जेल में ट्रांसफर इसे कर देते हैं, इस कंप्लीट को, सेल प्लस होल्डिंग पेप्टाइड। As the process of microinjection is complete, the transformed cell is cultured and grown to develop into transgenic plant. जैसे ही माइक्रो इंजेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल को कल्चर कराते हैं, ग्रो कराते हैं और ट्रांसजेनिक प्लांट उससे बनाते हैं। इनफैक्ट ट्रांसजेनिक टोबैको एंड ब्रेसिका नेपस, राइट डाउन करना है इसे, टोबैको एंड ब्रेसिका नेपस। टोबैको एंड ब्रेसिका नेपस में माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू प्लांट का ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया जाता है। The major limitation micro injection are that it is slow, expensive and has been performed by trained and skilled personnel. दैट मीन्स ये प्रोसेस स्लो है, स्लो होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। लेकिन अगर इसे पर्टिकुलर किसी पर्सन के थ्रू, अगर ये रिसर्चर के थ्रू ये नहीं हो सकता, अगर किसी साइंटिस्ट या वेल ट्रेंड पर्सन के थ्रू ये वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं? इसके अंदर जो लाइपोसोम होते हैं वो आर्टिफिशियली लिपिड वेसिकल्स होते हैं। लाइपोसोम आर्टिफिशियली लिपिड वेसिकल क्रिएट करते हैं। जो आर्टिफिशियली लिपिड वेसिकल्स होती हैं उनके पास फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लाइपोसोम आर्टिफिशियली लिपिड वेसिकल क्रिएट करते हैं
जो लिपिड वेसिकल क्रिएट करते हैं, उन लिपिड वेसिकल के पास फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे आर सक्सेसफुली यूज्ड इन मैमेलियन सेल। मैमेलियन सेल में इसका लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है। एंड टू डिलीवरी ऑफ प्रोटीन, ड्रग्स एटसेट्रा, किस किस की डिलीवरी में यूज होता है? प्रोटीन्स की में, ड्रग्स की में। Protein, drugs, etc. Liposome carries in can be employed to fuse with protoplasm and transfer. Liposome के पास जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज करते हैं और जीन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। The efficiency of transformation increase when the process is carried out in conjugation and polyethylene glycol. PEG के थ्रू इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। मैंने पार्टिकल बम्बार्डमेंट में बताया था, जिसके थ्रू एक केमिकल है जिसके थ्रू एफिशिएंसी बढ़ती है। क्लास के लास्ट में पूछूंगी कौन सा केमिकल था। पीईजी के थ्रू इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन की। लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन में इसके प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होता है वो इसके प्रोसेस में ये होता है कि लाइपोसोम प्रोटोप्लास्ट की सरफेस पर चिपक जाते हैं। इस मेथड में लाइपोसोम प्रोटोप्लास्ट यानी कि जो सेल का प्रोटोप्लास्ट है, जो होस्ट सेल का प्रोटोप्लास्ट है, उसकी सरफेस पर एडिशन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इट्स फ्यूजन एट द साइट ऑफ अटैचमेंट एंड रिलीज प्लाज्मिड इनसाइड द सेल। जैसे ही वो एडिशन वाली फॉर्म में आते हैं यानी कि चिपकते हैं, तभी जो जहाँ पे इन्होंने एडिशन किया है, जहाँ पे ये चिपके हैं, वहाँ प्लाज्मिड सेल के अंदर रिलीज हो जाता है। तो लाइपोसोम क्या होता है? बिकॉज ऑफ लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइपोसोम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो लाइपोसोम आर्टिफिशियली तरीके से बने हुए लिपिड वेसिकल्स होती हैं। उन लिपिड वेसिकल्स में फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन जो लाइपोसोम के लिपिड वेसिकल्स में प्रेजेंट होती है, ये जब प्लांट सेल के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, ज़्यादातर जो इसका यूज होता है मैमेलियन सेल में होता है, ज़्यादातर प्रोटीन और ड्रग को ट्रांसफर करने में यूज होता है। तो जब ये किसी भी होस्ट सेल के सरफेस पर जाकर उसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो वहाँ पे एडिशन वाली फॉर्म में चिपकता है। जैसे ही चिपकता है तो वहाँ से जो इसका मटेरियल होता है, लाइपोसोम के जो जीन प्रेजेंट होते हैं, वो जीन प्रोटोप्लाज्म में जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म में जाकर वहाँ होस्ट सेल के जीनोम के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। और अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो पीईजी के थ्रू, पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल के थ्रू हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। देख पा रहे हो आप इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये न्यूक्लियस है, जिस होस्ट सेल का न्यूक्लियस है, देन कंप्लीट सेल है। लाइपोसोम और प्लाज्मिड ये दोनों आके सेल के साथ, सेल के नियर बाई सेल होते हैं। नियर बाई सेल आने के बाद सेकंड स्ट्रक्चर में वो एडिशन वाली फॉर्म में आ रहे हैं, थर्ड स्ट्रक्चर में फ्यूज वाली फॉर्म में फ्यूज करेंगे, और फोर्थ स्ट्रक्चर में जैसे ही फ्यूज कर जाएंगे तो सेल के अंदर चारों तरफ वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। लाइपोसोम फ्यूजन की एडवांटेज, लाइपोसोम फ्यूजन एनवायरमेंटल कंडीशन से डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये एनवायरमेंटल कंडीशन से डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है, डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। डीएनए स्टेबल फॉर्म में होता है। समटाइम लाइपोसोम के साथ अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो उसे हम स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने से पहले कुछ टाइम तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं। प्लांट सेल में एप्लीकेबल इसका सबसे ज्यादा है, प्लांट सेल में इसका ज्यादा यूज होता है। ये एक गुड रिप्रोडक्टिबिलिटी टेक्निक है। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन इस टेक्निक में ज्यादा होता है। लिमिटेशंस, जो मेजर प्रॉब्लम आती है लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, वो ये है कि इसका बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लास्ट के अंदर ये फ्यूज करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस वाली स्ट्रक्चर में, ये प्रोटोप्लास्ट पहले साइटोप्लाज्म में जाता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर जाता है। बिकॉज ऑफ ये प्रोटोप्लास्ट में के साथ फ्यूज करता है, इसीलिए रीजनरेशन में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन।
सिलिकॉन कार्बाइड ट्रांसफॉर्मेशन, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर ट्रांसफॉर्मेशन, मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स यानी कि SCF जो होते हैं ये 0.3 से 0.6 डायमीटर में होते हैं एंड 10 से 100 लेंथ में होते हैं। ये फाइबर कैपेबल होते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल वॉल में पेनिट्रेट करने के लिए और DNA के पार्टिकल्स को सेल के अंदर डिलीवर करते हैं। यहाँ पे DNA का पार्टिकल्स जो होता है वो कोटेड होता है सिलिकॉन कार्बाइड से। सिलिकॉन कार्बाइड से कार्बाइड के फाइबर से कोटेड होकर प्लांट मटेरियल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड करता है। सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर विस्कर के नेम से मार्केट में अवेलेबल है। सिलिकॉन कार्बाइड मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन जो है यानी कि SCF DNA का पार्टिकल सिलिकॉन कार्बाइड से कोटेड होगा और तब वो सेल के अंदर ट्रांसफर होगा। और सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर मार्केट में विस्कर्स के नाम से अवेलेबल है। एडवांटेज, डायरेक्ट डिलीवरी है DNA की सेल वॉल के साथ। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन को अवॉइड करता है ये। प्रोसीजर सिंपल होता है, कॉस्टली इक्विपमेंट नहीं है। डिसएडवांटेज, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर कार्सिनोजेनिक है एंड देयरफॉर हैव टू बी केयरफुली हैंडल। बिकॉज ऑफ ये कैंसरस एक्टिविटीज भी शो कर जाता है समटाइम, इसलिए इसे केयरफुली तरीके से हैंडल किया जाता है। एम्ब्रियोनिक प्लांट सेल are hard and compact and are resistant to CSF penetration. Embryonic plant cell CSF यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर के लिए रेजिस्टेंसी शो करती है। In recent years, some important have been made in silicon carbide fiber mediated transformation. This has helped in transformation of rice, wheat, maize and barley by using this technique. इस टेक्निक का यूज राइस में किया जा रहा है, व्हीट में किया जा रहा है, मेज में किया जा रहा है, कुछ मॉडिफाइड करके, कुछ इम्प्रूवमेंट करके। फिजिकल मेथड के बाद केमिकल मेथड्स है। केमिकल मेथड में पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल PEG mediated gene transformation. PEG mediated gene transformation because of इसमें प्रेजेंसी होती है कैटाइन की, कैल्शियम आयन की प्रेजेंसी होती है और कैल्शियम आयन की प्रेजेंसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पेनिट्रेट करता है। Polythene glycol in the presence of cation प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के प्रोटोप्लास्ट में पेनिट्रेट करता है और वहां पर नेक्ड DNA परमिएबल होता है, दैट मीन्स पेनिट्रेट इजीली कर सकता है नेक्ड DNA। In this way DNA enter nucleus of the protoplast and get integrated with the genome और जीनोम के साथ इंटीग्रेशन शो करता है। The procedure involved the isolation of protoplast and their suspension, addition of plasmid DNA, followed by a slow addition 40%. That means जब हम इस प्रोसेस के थ्रू DNA का ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस में जो PEG का अमाउंट यूज करते हैं वो 40% यूज करते हैं और 40% PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल को मैनेटॉल एंड कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं और तब उसे सेल के उसके साथ DNA को मिक्सअप करके सेल को दिया जाता है। प्रोटोप्लास्ट के साथ जैसे ही इंक्यूबेट करता है, इंटीग्रेटेड करता है, तभी प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म्ड हो पाता है। एडवांटेज, ये एक साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म्ड किया जा सकता है। ये दैट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट कैन बी साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म्ड।
प्रोटोप्लास्ट लार्ज नंबर में अपने आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। इस टेक्निक का यूज प्लांट स्पीसीज में सबसे ज्यादा है। डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस, डीएनए सस्केप्टेबल होता है, डिग्रेडेशन होने का खतरा रहता है, एंड रीअरेंजमेंट उसे करना पड़ता है, उसका फिर से अरेंजमेंट में उसे लाना होता है। रैंडम इंटीग्रेशन होने की वजह से बाहर के डीएनए का अनडिजायरेबल ट्रेट समटाइम प्रोड्यूस हो जाती हैं। प्लांट के रीजेनरेशन से, अगर क्योंकि प्लांट का रीजेनरेशन प्रोटोप्लास्ट के थ्रू होता है, इसलिए जो रीजेनरेशन प्रोसेस होता है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं। Dextron mediated transfer. Desirable DNA can be complexed with a high molecular weight polymer diethyl amino ethyl DEAE. DEAE को DNA के साथ मिक्स करके हम सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। डेक्स्ट्रॉन एंड ट्रांसफर्ड। जो मेजर लिमिटेशन है इस मेथड की, इसकी मेजर लिमिटेशन ये है कि ये मतलब इजीली यील्ड इसकी अच्छी नहीं आती, जो पैदावार होती है वो थोड़ी कम होती है, ज्यादा अच्छी पैदावार इससे नहीं होती। कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेशन मीडिएटेड ट्रांसफर, कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि CO प्रेसिपिटेशन मीडिएटेड ट्रांसफर। द डीएनए इज अलाउड टू मिक्स विद कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। डीएनए को कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं। जैसे ही इसे मिक्स करते हैं आइसोटोनिक फॉस्फेट बफर के साथ मिक्स करते हैं और डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। When the activity dividing cell culture are exposed to the precipitate for several hours, कुछ घंटे के लिए वो अपने आप वहाँ पे सेल डिवाइड करती है कल्चर में, और तब सेल डिवाइडेशन कंप्लीट होता है, तभी एक्सपोज होता है और सेल ट्रांसफर कर पाती है। The success of this method is depend on high concentration of DNA. कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन के कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ डीएनए का कंटेंट अगर हाई होगा तभी ये मेथड अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट, और जो इस प्रेसिपिटेशन का ये प्रोसेस है इसे प्रोटेक्ट तरीके से किया जाएगा, तभी ये मेथड सही तरीके से होता है। अगर इसमें हम एडिशन कर देते हैं DMSO का, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इससे ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है।